बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे कि कंपनी अकाउंट के वाले से, और कंपनी अकाउंट की जो जितनी भी प्रॉब्लम है हाई कम लेवल पर, वो हम जो है वो सॉल्व करेंगे। इससे पहले जो कंपनी अकाउंट ऑफ पार वैल्यू, डिस्काउंटेड वैल्यू, प्रीमियम वैल्यू, इस तरह की बहुत सी वीडियो मौजूद हैं। आज सबसे पहले हम बात करेंगे कि अकाउंटिंग जब हम करते हैं, कंपनी अकाउंट की अकाउंटिंग, यानी कि जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें जो है वो डिस्कस होती हैं। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कंपनी अकाउंट में सबसे पहले जब क्वेश्चन दिया गया होता है तो उस वक्त आपके पास टाइप्स ऑफ कैपिटल होती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल होती हैं। तो जो अथोराइज्ड कैपिटल, ठीक है जी, अथोराइज्ड कैपिटल और रजिस्टर्ड कैपिटल भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं जी? रजिस्टर्ड कैपिटल। अथोराइज्ड कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल सरमाए की वो ज़्यादा से ज़्यादा हद होती है जहाँ तक एक कंपनी अपना सरमाया इकट्ठा कर सकती है, जहाँ तक कंपनी अपना सरमाया इकट्ठा कर सकती है। यानी कि जिस सरमाए के साथ जो है वो कंपनी क्या होती है जी, रजिस्टर्ड होती है, वो कंपनी उतना जो है वो सरमाया इकट्ठा कर सकती है। अब सवाल में आपको दिया गया होता है जी अथोराइज्ड कैपिटल। अथोराइज्ड कैपिटल बेसिकली कुल सरमाया होता है। क्या होता है? कुल सरमाया होता है। और कंपनी क्या करती है कि जब कंपनी, आपको पता है, शुरू होती है, जब कोई भी बिजनेस शुरू होता है तो शुरू में उसको ज़्यादा सरमाए की ज़रूरत नहीं होती है। शुरू में उसको ज़्यादा सरमाए की ज़रूरत नहीं होती। और बिजनेस करने का असूल भी यही है कि आपके पास अगर 100 रुपये हैं, अगर खर्च करते हैं, अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो आप बिजनेस जो शुरू करें वो कम अज कम 30 रुपये से शुरू करें। कितने रुपए से शुरू करें? 30 रुपये से शुरू करें। तो शुरू में ज़रूरत भी आपकी इतनी होती है, सेल भी आपकी इतनी होती है, और आपके एक्सपेंसेस भी होते हैं। और आपके क्या होते हैं जी? एक्सपेंसेस भी होते हैं। वो सारी चीज़ें बाकी जो 70 रुपये हैं वो उनसे कवर हो जाएंगी। और अगर आप बिजनेस की नेचर चेंज करना चाहें तो क्योंकि आपने सिर्फ 30 रुपये लगाए हैं, बाकी आपके पास महफूज हैं, 50% महफूज हैं, अगर बाकी एक्सपेंसिव भी हो जाएं तो आप अपने बिजनेस की नेचर को भी चेंज कर सकते हैं। इस बात को समझें। तो ये कुल सरमाया होता है। क्या होता है जी? कुल सरमाया होता है। जब सवाल दिया गया होता है तो उसमें अथोराइज्ड कैपिटल का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा तो वो ये कुल सरमाए के लिए यूज होता है। ठीक है जी। आपको बताया गया होता है जी कि अथोराइज्ड कैपिटल है 5 लाख। कितना जी? 5 लाख। ठीक है जी। डिवाइडेड इनटू 5000 नंबर ऑफ शेयर, या आपको नंबर ऑफ शेयर दिए गए होते हैं या प्राइस ऑफ ईच शेयर दी गई होती है। तो अगर एक चीज दी गई है तो दूसरी आप क्या कर लेंगे जी? मालूम कर लेंगे। अगर 5000 नंबर ऑफ शेयर है तो आपको पता है जी कि एक शेयर की प्राइस क्या है जी? 100 रुपये। अगर 50,000 नंबर ऑफ शेयर है तो 10 रुपये। ठीक है। अगर प्राइस ऑफ शेयर 10 रुपये दी हुई है तो इट्स मीन के 50,000 नंबर ऑफ शेयर है। बात को समझे? ठीक है। ये दिया गया होता है। उसके बाद होता है जी इशूड कैपिटल। क्या होता है जी? इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल का मतलब होता है जारीशुदा सरमाया। क्या होता है जी? ये भी प्रॉब्लम में दिया गया होता है। क्या दिया गया होता है जी? इशूड कैपिटल प्रॉब्लम में दिया। इशूड कैपिटल बेसिकली अथोराइज्ड कैपिटल का हिस्सा होता है। अथोराइज्ड कैपिटल का क्या होता है जी? हिस्सा। यानी कि हमें लिखते हैं 5000, ये अमाउंट है, इसके साथ अमाउंट है, डिवाइडेड इनटू 50,000 शेयर। तो अब आपको पता चल गया कि एक शेयर की प्राइस कितनी है। 5 लाख को 50,000 पे डिवाइड करना 10 रुपये आता है। कितना रुपया आता है जी? 10 रुपये आता है। ठीक है। तो अब आपके पास, ठीक है,
अब आपके पास एक या लिखा होता है जी आप RS 10 ईच, या सिंपल यह दिया गया होता है कि 5 लाख ऑथोराइज्ड कैपिटल, ठीक है जी, प्राइस ऑफ 1 शेयर इज 10 रुपी, प्राइस ऑफ 1 शेयर इज 10 रुपी, तो नंबर ऑफ शेयर आपके पास आ जाते हैं। फिर बात आती है जी इशूड कैपिटल, फिर क्या बात आती है जी इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल इस सरमाए का हिस्सा होता है, इस सरमाए का क्या होता है जी हिस्सा होता है। तो अब जितना भी कैपिटल हमें जरूरत होता है, जितना भी सरमाया हम ये समझते हैं कि ये सरमाया हमें क्या होता है जी जरूरत है, तो उस हिसाब से आप जो है वो शेयर इशू करते हैं। तो आप देखें आपके पास नंबर ऑफ शेयर है 50,000, कितने हैं जी 50,000। अब आप चाहें तो उनमें से 1500 शेयर इशू करें, 1500 शेयर इशू करें, 2000 इशू करें, 2500 इशू करें या 3000 इशू करें। यानी कि शुरू में आपको जितने भी सरमाए की जरूरत है, शुरू में जितने भी सरमाए की जरूरत है उतने शेयर आप क्या कर सकते हैं जी जारी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका होगा जी इशूड कैपिटल, यानी कि जारीशुदा सरमाया। वो बात को समझे, जारीशुदा सरमाया, ठीक है जी। अच्छा, तो अब हम कहते हैं कि 25,000 शेयर इशूड, ठीक है। ये टर्म है आप साथ साथ याद रखिए, 25,000 जो है वो इशूड है, ठीक है। अब देखें यहां तक ये हमारा अख्तियार है, यहां तक ये क्या है जी हमारा अख्तियार है कि हमारे पास जो है वो 50,000 नंबर ऑफ शेयर है और हम 25,000 जो एप्लीकेशन है वो हम रिसीव करने की कैपेसिटी रखते हैं। हम रिसीव करने की क्या कर रखते हैं जी कैपेसिटी रखते हैं कि हमें जो एप्लीकेशन है वसूल। अब देखें जो शेयर इशू होते हैं ये नहीं है बात कि आप किसी को जारी करते हैं, जारी करने का तरीकाकार क्या होता है कि आप एक इश्तिहार देते हैं, आप क्या देते हैं जी एक ऐड देते हैं, क्या करते हैं एक ऐड देते हैं। जैसे नहीं किसी नौकरी का ऐड आता है तो उसके लिए लोग जो है वो एप्लीकेशन देते हैं, साथ में फीस भी देते हैं, ठीक है। और वो एज अ कैंडिडेट उसमें सारे शामिल होते हैं ना, एज अ कैंडिडेट क्या होते हैं इसमें सारे शामिल। प्रोसेस यही होता है कि इसमें लोग क्या करते हैं कि एप्लीकेशन देते हैं और एप्लीकेशन के साथ पैसे देते हैं, एप्लीकेशन के साथ क्या करते हैं जी पैसे देते हैं। लेकिन देखें आद मुकर्रर है, ठीक है, यानी कि कंपनी कितने शेयर इशू कर सकती है 25,000, यानी कि 25,000 शेयर इशू कर सकती है। अब देखें इसमें दो सिचुएशनें होती हैं, क्योंकि कंपनी को ये नहीं पता कि हमें एप्लीकेशनें कितनी वसूल होंगी, कंपनी को तो इस चीज़ का इल्म नहीं है ना। लोगों ने एप्लीकेशनें देनी है, लोगों ने एप्लीकेशनें देनी है, लोगों ने जो है वो शेयर खरीदने हैं, शेयर खरीदने के लिए एप्लीकेशनें देनी है, शेयर नहीं खरीदते बल्कि क्या करते हैं एप्लीकेशन देते हैं। बाद में जो कंपनी होती है वो शेयर अलाट करती है, तो अलाट कितने कर सकते हैं 25,000। अब देखें जब लोग खरीदेंगे तो ये जब लोग एप्लीकेशनें देते हैं तो कहते हैं कि सब्सक्राइब, सब्सक्राइब कैपिटल, क्या कहते हैं जी सब्सक्राइब कैपिटल, ठीक है जी। यानी कि जितने आपको एप्लीकेशनें वसूल होती हैं, अब देखें एक चीज, आप एप्लीकेशन जो वसूल होंगी वो देखें वो 25,000 भी हो सकती हैं, वो आपको जो है वो 20,000 एप्लीकेशनें भी वसूल हो सकती हैं और वो आपको 30,000 एप्लीकेशनें भी वसूल हो सकती हैं। बात को समझे? अब ये तो सेम है, यानी कि जितनी एप्लीकेशन है ऐसे चांसेस बहुत कम होते हैं, ऐसे चांसेस बहुत कम होते हैं। देखें 25,000 का फिगर एग्जैक्ट मुकम्मल होना थोड़ा सा इश्यू होता है। अब देखें अगर ऐसा आया तो फिर तो ठीक है, 25,000 शेयर इशू किए, उतनी एप्लीकेशन आई, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अगर 20,000 एप्लीकेशन आई तो फिर भी ठीक है, ठीक है। इसमें एक और चीज होता है, हम थोड़ी शॉर्ट बात कर रहे हैं, डिटेल में बात नहीं कर रहे। अब कंपनी के लिए ये रिस्ट्रिक्शन भी होती है, कंपनी के लिए ये पाबंदी भी होती है कि जब वो शेयर इशू करती है, तो आपके इल्म के लिए बता रहा हूँ, वैसे इसकी कैलकुलेशन इसकी कैलकुलेशन नहीं होती है, ठीक है, कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो होती है वो पूरी करना लाजमी होती है। यानी कि रजिस्ट्रार की तरफ से ये हद मुकर्रर होती है कि अगर आप फर्ज करें कि आप 25,000 शेयर एप्लीकेशन
रिसीव करने की आपको हद मुकर्रर है, तो इसमें से जब तक 10,000 लोग या 15,000 लोग 10,000 लोग या 15,000 लोग एप्लीकेशन नहीं दे देते, आप किसी भी बंदे को शेयर अलॉट नहीं कर सकते, किसी भी बंदे को शेयर अलॉट नहीं कर सकते। यानी कि ऐसा नहीं है कि जो भी एप्लीकेशन आई, अगर फर्ज करें 100 एप्लीकेशन आ गए तो आप उनको शेयर जारी कर देंगे, नहीं। कंपनी चलाने के लिए जो रजिस्ट्रार होता है, जो कंपनी को रजिस्टर करता है, वो लोगों के तहफ़्फ़ुज़ का, लोगों का भी तहफ़्फ़ुज़ करता है। लोगों का क्या करता है जी? तहफ़्फ़ुज़ करता है। तो कहता है कि कंपनी कम अज कम इतना सरमाया होगा तो कंपनी चल सकती है, कंपनी चल सकती है। लोगों के सरमाए का भी तहफ़्फ़ुज़ होता है। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बाद, यानी कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन की आदत पूरी हो गई है, फिर हम बात करते हैं। अगर 25,000 एप्लीकेशन वसूल हो गई, वेल एंड गुड। अगर 20,000 हो गई तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। आप अगर ये, इसको कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन, इसको क्या कहते हैं जी? अंडर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन। और इसको कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या कहते हैं जी? अंडर सब्सक्रिप्शन, ठीक है जी। और ओवर, अब देखें इसका जो है वो अकाउंटिंग इंट्रीज पर जो है वो क्या होगा जी? इफेक्ट होगा। अकाउंटिंग इंट्रीज पर इसका क्या होगा? इफेक्ट होगा। अंडर सब्सक्रिप्शन का अकाउंटिंग इंट्रीज पर कोई खास इफेक्ट नहीं होता। ओवर सब्सक्रिप्शन की सूरत में एक एंट्री एक्स्ट्रा करनी पड़ती है। ओवर सब्सक्रिप्शन की सूरत में क्या करना पड़ता है जी? एक एंट्री एक्स्ट्रा करना पड़ती है। और ये सारी चीजें जो है वो हम वन बाय वन जो है यहाँ पर क्या करते जाएंगे जी? डिस्कस करते जाएंगे। अच्छा, यहाँ तक ये बात आपको समझ आई कि ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या होता है, रजिस्टर्ड कैपिटल या ऑथोराइज्ड कैपिटल, ये दोनों एक चीज होते हैं, ठीक है। इशूड कैपिटल क्या होता है और सब्सक्राइब कैपिटल क्या होता है, सारी चीजों को समझ गए। यानी कि आपको जब इस चैप्टर में से प्रॉब्लम दी गई होती है तो आपको पूरी एक डिटेल बताई गई होती है, ठीक है जी। कि फर्ज करें जैसे प्रॉब्लम है, सनशाइन कंपनी रजिस्टर्ड विद 5,000 और 50,000 नंबर ऑफ शेयर ऑफ RS100 ईच, ठीक है जी। कंपनी इशूड, तो ये बेसिकली कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसके बारे में मालूमात दी गई होती है। यानी कि कंपनी अकाउंट की जो प्रॉब्लम दी गई होती है ये डिटेल काफ़ी ज़्यादा दी गई होती है। जैसे नहीं कहते आम अल्फाज में कि जो है वो बड़े जिस्म वाले को देखकर जो है वो डरना नहीं चाहिए, वैसी बात है कि इसमें एंट्रीज इंतहाई आसान होती हैं। मैक्सिमम 2 से 3 एंट्रीज होती हैं। मैक्सिमम कितनी होती हैं जी? 2 से 3 एंट्रीज होती हैं। और बैलेंस शीट सिंपल होती है। यानी कि इंतहाई जो इस सेकंड ईयर के कोर्स में जो सबसे आसान चैप्टर है वो है जी कंपनी अकाउंट। वो क्या है? कंपनी अकाउंट। लेकिन इसमें क्या है, थोड़ी सी टर्में ज़्यादा हैं, थोड़ी सी टर्में ज़्यादा हैं और उनका जो है वो आप क्या रखेंगे जी? ख्याल रखेंगे। अच्छा, तो ये तो कैपिटल के हवाले से बात हो गई। और ये मालूमात क्यों दी जाती है? ये इसलिए दी जाती है कि कंपनी अकाउंट में आप जो बैलेंस शीट बनाते हैं ना, उसमें आपको ऑथोराइज्ड कैपिटल भी लिखना होता है, इशूड कैपिटल भी लिखना होता है और सब्सक्राइब कैपिटल भी लिखना होता है। तो ये मालूमात, ज़्यादा जो मालूमात होती है वो बैलेंस शीट के लिए होती है, जर्नल एंट्रीज के लिए नहीं होती है। जर्नल एंट्री सिर्फ इस चीज़ की होगी कि आपने कितने शेयर इशू किए हैं और उसके बाद एप्लीकेशनें कितनी रिसीव हुई हैं। ज़्यादा बात किस पर होगी? एप्लीकेशनें कितनी वसूल की है, क्योंकि ट्रांजैक्शन पर एंट्री होती है। एंट्री किस पर होती है? ट्रांजैक्शन पर होती है, किसी भी मायदे पर एंट्री नहीं होती है या आपकी सोच के मुताबिक एंट्री नहीं होती है। अच्छा, तो चलते हैं हम आगे कुछ मजीद टर्मों पे बात करेंगे, ठीक है, जो कि इस्तेमाल होती हैं जब हम जर्नल एंट्रीज करते हैं। क्या करते हैं? जब हम जर्नल एंट्रीज करते हैं उस वक्त जो टर्में इस्तेमाल होती हैं। और उसके बाद जो है वो हम क्या करेंगे जी? प्रॉब्लम करेंगे। जो भी प्रॉब्लम जो है वो इशू होगा आपसे रिलेटेड, तो वो जो है वो हम उसको सॉल्व करते जाएंगे साथ साथ और फिर देखेंगे। क्योंकि अभी आपके पेपर होने वाले हैं, पहले आपने ये चैप्टर पढ़े हुए हैं, जो भी मसला होगा गो के मैंने नहीं पढ़ाए लेकिन आपने पढ़े हुए, ज़्यादातर चीज़ों का आपको क्या है जी? इल्म है। अच्छा, अब जब एक शेयर इशू होता है, जब आप शेयर क्या होता है जी? इशू होता है, तो शेयर इशू होने की कुछ शराइत होती हैं। क्या होती हैं जी? शराइत होती हैं।
अब देखें जैसे आपने यहाँ पर हमने लिखा था कि 5 लाख अथोराइज्ड कैपिटल है, नंबर ऑफ शेयर है कितने हैं जी 50,000, जो भी हो मतलब इंफॉर्मेशन तो आपको दी गई होगी। और एक शेयर की कीमत कितनी है जी 10 रुपये, 10 रुपये, ठीक है जी, ये हमने लिखा था ना 10 रुपये उसकी कीमत। अब फर्ज करें कि अगर एक शेयर 10 रुपये का ही है, हम 10 रुपये को कोई लेकर चलते हैं, ठीक है जी। अब देखें कंपनी जो है वो मुख्तलिफ औकात में शेयर इशू करती है, जारी करती है। जैसे देखें ना शुरू में कंपनी ने 50,000 में से 25,000 शेयर इशू किए, तो जर्नल एंट्री तो आपको जब पहले शेयर इशू किए या बाद में इशू किए या बाकी जो 25,000 रहते हैं उनमें से इशू करेगी या शुरू वाले इशू करेगी, एंट्रीज तो आपको करनी है। अब देखें जब कंपनी शेयर इशू करती है तो हमारे पास 3 तरह की सिचुएशनें होती हैं, 3 तरह की कंडीशन होती हैं। अब एक चीज रह गई जो हमने कैपिटल पर बात की ना, उसका एक होता है आजकल वो यूज नहीं होता, जर्नल एंट्रीज में उसका कोई इफेक्ट नहीं है। इंफॉर्मेशन के लिए आपको बता रहा हूँ, अगर कहीं ऑब्जेक्टिव आ जाता है कॉल्ड अप कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल, अब ये शरायत खत्म हो गई है। यानी कि पहले क्या होता था, पहले भी यही होता था कि अगर कंपनी ने 100 रुपया इकट्ठा करना है तो वो पहले 5 रुपया इकट्ठे करेगी उन्हीं शेयर होल्डर से, फिर उनको कहेंगे जी कि आप जो है 5 रुपये मजीद जमा कराएं, फिर 5 रुपये मजीद जमा कराएं। तो ये एक लेंथी प्रोसेस था, ये क्या था जी एक। अब कंपनी कह रही है कि आप नंबर ऑफ शेयर फिक्स कर लें, नंबर ऑफ शेयर क्या कर लें जी, और जो शेयर इशू करेंगे वो अपनी असल कीमत पर इशू होगा। शेयर कम या ज्यादा इशू हो सकते हैं, लेकिन जो प्राइस है उनकी वो हमेशा फिक्स रहती है। अच्छा जी, तो जब हम शेयर इशू करते हैं तो हमारे पास जो कंडीशनें होती हैं, यानी कि हम शेयर असल कीमत पर जारी करते हैं, तो हमारे पास होती है जी पार वैल्यू, और दूसरी क्या होती है जी हमारे पास डिस्काउंट वैल्यू और प्रीमियम वैल्यू। तो अब बेसिकली हमारे पास जो शेयर है, जैसे हमने पहले बात की थी 10 रुपए का शेयर है, कितने रुपए का शेयर है जी, ये इसके लिए वर्ड यूज होता है पार वैल्यू, फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू। पार वैल्यू, फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू, ठीक है जी। ओरिजिनल प्राइस, ये सारे वर्ड इसी के लिए यूज होते हैं, सारे वर्ड इसी के लिए। यानी कि पार वैल्यू क्या है जी कि 10 रुपए का शेयर है और उसके बदले में आप 10 रुपए ही वसूल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं जी, 10 रुपए ही वसूल कर रहे हैं। डिस्काउंटेड वैल्यू से मतलब ये है कि अगर 10 रुपए का शेयर है तो आप यानी कि अपनी तरफ से आप किसी बंदे को जो जितनी मालियत का शेयर दे रहे हैं वो शेयर तो 10 रुपए का दे रहे हैं, लेकिन आप जो कीमत वसूल कर रहे हैं वो कितनी वसूल कर रहे हैं, 9 रुपीज़। कितनी जी, 9 रुपीज़ जो आप उसकी कीमत वसूल कर रहे हैं। तीसरी शर्त ये होती है कि आप कीमत उसकी एक्स्ट्रा वसूल कर रहे हैं। ये डिफरेंट सिचुएशन होती हैं, यानी कि जब कारोबार शुरू होता है तो हमेशा ये होता है कि शेयर ज़्यादातर जो है वो, क्योंकि शुरू में लोगों को इतना ट्रस्ट नहीं होता है, लोगों को अपना फ़ायदा नज़र आ रहा होता है, इसलिए लोग कम कीमत पर शेयर खरीद लेते हैं इस उम्मीद के साथ कि बाद में जो है वो इसकी कीमत बढ़ जाएगी, ठीक है। उसके बाद जब कारोबार रनिंग सिचुएशन में होता है तो उस वक्त लोग असल कीमत पर शेयर खरीदना पसंद करते हैं। और जब कोई कारोबार चल रहा होता है, रनिंग पोजीशन में होता है, लोगों को पता होता है कि अब ये कारोबार कामयाब है, तो लोग उसी कंपनी के शेयर ज़्यादा कीमत पर भी खरीदना पसंद करेंगे। जैसे अभी कुछ कंपनियां आप जो आप आगे चलते जाएंगे आप पढ़ेंगे कि बाज़ शेयर 100 रुपये का अगर एक शेयर है जिसका कंपनी में रजिस्टर्ड जो प्राइस है वो 100 रुपया है, लेकिन आज वो शेयर मुमकिन है कि 350, 400 या 500 का जो है वो मार्केट में मार्केट वैल्यू उसकी इतनी ज़्यादा भी होती है। मार्केट वैल्यू क्या होती है जी, इतनी ज़्यादा भी होती है, क्योंकि जो ओरिजिनल कैपिटल है आपका, जिसको आप ऑथराइज्ड कैपिटल कहते हैं, वो आसानी के साथ नहीं बढ़ता, वो आसानी के साथ नहीं बढ़ता, बल्कि उसके लिए फिर जो है वो आपको रजिस्ट्रार के साथ जो है वो रब्ता करना पड़ता है और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती है। अच्छा, ये तो चीज़ कुछ बेसिक जो टर्में यूज होती है इसमें सारी। अब हम आते हैं जी क्वेश्चन पर। अब हम क्या आते हैं जी क्वेश्चन पर। तो जैसे हम यहाँ पर क्वेश्चन में बात करें जी, अगर कितना जी कंपनी अकाउंट, हाँ जी ये है जी
क्वेश्चन है जी ये हमारे पास, इरफान एंड को लिमिटेड विद कैपिटल RS 8 लाख divided into 8,000 share of RS 100 each. 100 each. The company issued 5,000 share. Application of 6,000 share was received. No allotment was made to 1,000 applicants and their application money was refunded. 5,000 share allotted, pass journal entries and prepare balance sheet. अभी जो हमने सारी की सारी जो है वो तकरीर की है जी, वो उसका आपको खुलासा पता चलेगा जी कि कहाँ कहाँ पर जो है वो आप तो इन चीजों की जरूरत पड़ेगी, कहाँ कहाँ पर आपको इन चीजों की क्या पड़ेगी जी, जरूरत पड़ेगी। अब देखें यहाँ पर इस पूरी प्रॉब्लम में जो पार वैल्यू है या फेस वैल्यू है या नॉमिनल वैल्यू है, ठीक है, ये फेस वैल्यू पर ही शेयर इशू हुए, ठीक है, यानी कि डिस्काउंटेड या प्रीमियम का इसमें कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है जी। तो इरफान एंड कंपनी है जी, बल्कि ये आ रहा है तो हम इधर से करते हैं ताकि हम जो है वो साथ में बैलेंस शीट भी बना लें, ठीक है जी। तो ये हमारे पास है जी इरफान कंपनी है जी हमारे पास, ये शेयर इशू कर रहे हैं। अच्छा जी, तो डेट वगैरह तो मैंने दी है, हम इंट्रीज जो है वो नंबर दे सकते हैं। तो पहले क्या होगा जी कि एप्लीकेशन जो है वो वसूल हो रही है, तो क्या एंट्री होगी जी, पार्टिकुलर लिखेंगे या किसमें, ये जो बड़ा ARS डेबिट और RS क्रेडिट, ठीक है जी, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है जी। अब आपके पास क्या होगा जी, यहाँ पर बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है जी, एप्लीकेशन अकाउंट आप कंप्लीट लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, तो अब किस अमाउंट के साथ जो है वो मल्टीप्लाई होगा जी, पार वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर कितने हैं देखें, 5, टोटल जो अथोराइज्ड कैपिटल है वो 8,000 नंबर ऑफ शेयर है, इशू 5,000 हो रहे हैं और एप्लीकेशन 6,000 जो है वो हमें वसूल हो रही है। तो 6,000 को आप 100 के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखेंगे, यानी कि 6 लाख रुपए। $6,000 एप्लीकेशन जो है उसका पैसे आपको नहीं। अच्छा जी, आप देखें कि यहाँ पर केस कौन सा, अंडर सब्सक्रिप्शन या ओवर सब्सक्रिप्शन। अगर अंडर सब्सक्रिप्शन हो तो दूसरी एंट्री नहीं होती है, ओवर सब्सक्रिप्शन हो तो उसे ऐसे शुरू में दूसरी एंट्री होती है। तो क्या होगी जी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू बैंक अकाउंट। एक्स्ट्रा जो अमाउंट है जी वो आप क्या कर रहे हैं, रिफंड कर रहे हैं। तो कितनी एक्स्ट्रा है जी, 1,000 नंबर ऑफ शेयर हैं, जिस वाले से लिए होंगे ठीक है, उसी से वापस उसी में वापस करेंगे। तो 1,000 को आप जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे जी 100 के साथ, तो 1 लाख रुपए आ जाएगा, ठीक है। अब जो बाकी एप्लीकेशन हैं उनको आप कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो एंट्री क्या होगी जी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर कैपिटल,
शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, 5,000 जो है वो एप्लीकेशन है जी, और एक शेयर की जो कीमत है वो 100 रुपया। ठीक है जी, ये है जी शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। ओके जी, ये जर्नल एंट्रीज है। ये क्या है जी? जर्नल एंट्रीज है। अब हम आते हैं जी बैलेंस शीट पर। किस पर आते हैं जी? बैलेंस शीट पर। ठीक है, तो बैलेंस शीट की जब आप बात करेंगे जी, तो बैलेंस शीट के लिए क्या होता है, आपको ये जो पूरी प्रॉब्लम है, अच्छा जी मैं आगे तो नहीं आ गया जी, इधर होकर लिखूंगा तो कैमरे के आगे आ जाऊंगा नहीं। चलो ठीक है, मैं क्वेश्चन करता हूँ। तो इरफान देखना मोबाइल में नजर आ रहा है कौन? ये आ रहा है? अरे ये बैलेंस शीट प्रॉपर फॉर्मेट के तहत बनेगी, तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे जी, आप कंपनी का नाम लिखेंगे। दूसरी लाइन में आप लिखेंगे जी स्टेटमेंट का नाम, बैलेंस शीट। ठीक है जी, और तीसरी में आप लिखते हैं जी एज ऑन। अच्छा, इसमें लिखा जाता है एज ऑन, जबकि जर्नल एंट्री में या किसी फाइनल अकाउंट में लिखा है फॉर द ईयर एंड। एज ऑन से मतलब ये होता है कि जिस तारीख को ये बैलेंस शीट बनाई जा रही है, उस दिन बिजनेस की ये पोजीशन है, उस दिन बिजनेस की ये पोजीशन है। बात को समझिए, एज ऑन तो क्योंकि डेट हमें नहीं दी हुई है, तो हम ये खाली छोड़ देंगे जी। अच्छा जी, तो लायबिलिटीज, अमाउंट और एसेट और अमाउंट। ठीक है जी, तो इसमें क्या करते हैं जी, आप प्रॉपर जो है वो फॉर्मेट यूज करते हैं। अथोराइज्ड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, ये सारी चीजें यहाँ पर आपको जरूरत पड़ती है। ठीक है जी, तो आप लिखेंगे जी अथोराइज्ड कैपिटल, अथोराइज्ड कैपिटल। अथोराइज्ड कैपिटल कितना है जी? अथोराइज्ड कैपिटल है जी आपके 8,000 शेयर ऑफ RS 100 ईच, यानी कि दोनों को आपको क्या करेंगे जी, ज़ब्त देंगे। तो टोटल अमाउंट है जी आपके पास 8 लाख रुपए। ठीक है जी, अच्छा इसके बाद इसको ये करते हैं कि आपने इसको क्लोज करना है। क्या करना है जी? क्लोज करना है कि ये अमाउंट टोटल में ऐड नहीं होगी, ये अमाउंट टोटल में ऐड नहीं होगी। इसके बाद आप लिखते हैं जी इश्यूड कैपिटल, इश्यूड कैपिटल, तो वो है जी 5,000 100 ईच। ठीक है जी, 5,000 को 100 के साथ साथ करेंगे। ठीक है, और उसके बाद आप क्या लिखते हैं सब्सक्राइब, सब्सक्राइब कैपिटल सेम होगा जी 5,000 100 ईच। अच्छा जी, एक सेकंड, जो आपका सवाल होगा उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ठीक है, ये है जी सब्सक्राइब कैपिटल। ठीक है जी, सब्सक्राइब कैपिटल। ठीक है, अच्छा उसके बाद है जी आपके पास बाय बैंक। बैंक में आपके पास जो पैसे हैं वो कितने हैं जी? आपके पास 5 लाख रुपए, और टोटल कर देंगे जी आप 5 लाख, और बैलेंस शीट क्योंकि बैलेंस होती है जी
इसीलिए इसको बैलेंस कहते हैं, दोनों साइडें बराबर होती हैं। अच्छा, अब आपका ये सवाल है कि ये हमने 6 लाख क्यों नहीं लिखा? ठीक है, 6 लाख हमने इसलिए नहीं लिखा, देखा जी आपने उसमें से हमने अमाउंट रिवर्स कर दिया है, वापस कर दिया। हम बैलेंस शीट में वो अमाउंट लिख रहे हैं जो आज हमारे पास पोजीशन है। बैंक में हमारे पास आए थे 6 लाख रुपए, 6 लाख में से 1 लाख हमने वापस कर दिए, वापस भेज दिया ना, बाकी कितने रहे? 5 लाख रुपए। ठीक है, इसी तरह से देखें जब हमने एप्लीकेशन वसूल की थी तो एप्लीकेशन तो हमने 5 लाख की नहीं वसूल की थी, 6 लाख की वसूल की थी, क्योंकि हमने जो है वो 1000 एप्लीकेशन जो है वो वापस कर दिया, उसकी अमाउंट भी हमने निकाल ली। बैलेंस शीट में ये स्टेटमेंट आप लिखते हैं, ये लिखते ऐसे अमाउंट चेंज होती रहती है कि कभी कुछ नंबर एप्लीकेशन होंगी, कभी कितनी एप्लीकेशन होंगी, कभी 10 रुपए का शेयर होगा, कभी 100 का, कभी 50 का। ठीक है, स्टेप यही देने होंगे। ठीक है, जबकि इसमें थोड़ी सी चेंजिंग होती है डिस्काउंट में और जब प्रीमियम वैल्यू दी गई होती है। ठीक है, जब डिस्काउंट दिया गया होता है तो इस साइड कोई चेंजिंग नहीं आती है। अच्छा, डिस्काउंट में इस साइड चेंजिंग आती है, बाय डिस्काउंट आप यहाँ पर लिखते हैं, और इसको जब आप लिखते हैं तो ये क्यों लिखा जाता है एसेट साइड पर? इसको कहते हैं बेसिकली फिक्टोशियस एसेट। कौन सा एसेट? पहले बात नहीं सुन रहे, फिक्टोशियस एसेट। ये बेसिकली एसेट को नहीं होता, प्रिलिमिनरी जो एक्सपेंसेस होते हैं, प्रिलिमिनरी जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको जैसे ही प्रॉफिट होता है तो आप उनको राइट ऑफ कर देते हैं। क्या कर देते हैं जी? राइट ऑफ कर देते हैं, क्योंकि शुरू में आपके पास प्रॉफिट नहीं होता जिससे आप वो एक्सपेंस अदा करें, तो आप उसको एसेट बना लेते हैं और फिर उस एसेट को आप क्या कर लेते हैं जी? राइट ऑफ कर देते हैं। ठीक है, फिर डिस्काउंट की अमाउंट आप इधर लिखेंगे, क्योंकि इधर जो है वो शेयर असल अमाउंट लिखेंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट हमको प्रॉब्लम पढ़ते हैं, जो अगर उसमें डिस्काउंट वगैरह सारी चीज़ें होंगी तो हम उसमें साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? अच्छा जी, इसमें फर्दर हम देखते हैं चीज़ें, अगर कहीं पर भी यही पूरा तरीकाकार है। अब अगर ये तो पार वैल्यू की जो है वो आपके पास है केस, अगर यहाँ पर प्रीमियम हो, अगर फर्ज करें कि हमारे पास ये लिखा हो जी कि प्रीमियम पर हमें शेयर वसूल हुए, तो इंट्रीज में क्या चेंजिंग होगी? पहली एंट्री और दूसरी एंट्री में कोई चेंजिंग नहीं होती है, पहली एंट्री और दूसरी एंट्री में कोई चेंजिंग नहीं होती है। पार वैल्यू हो, डिस्काउंट वैल्यू हो या प्रीमियम वैल्यू हो, पहली एंट्री में किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं आएगी। ठीक है, अब होगा क्या? अमाउंट चेंज होगी, अमाउंट चेंज होगी, यानी कि अगर आप फर्ज करें कि ये यहाँ पर हमने कहा जी कि 6000 नंबर ऑफ शेयर है, 6000 नंबर ऑफ शेयर है और एक शेयर की कीमत है 100 रुपया, तो हमने यहाँ पर ये 6 लाख लिखा। अब अगर हमारे पास क्या था जी कि डिस्काउंट है और एक शेयर की कीमत है जी 90 रुपये, तो हम 6000 को 90 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है जी, या फर्ज करें हमें क्या था जी कि एक शेयर की कीमत है 110 रुपये, तो हम 6000 को 110 के साथ मल्टीप्लाई करते। बात को समझ गए? और फिर वो कीमत लिखते। और उसी तरह जब रिफंड करते हैं तो रिफंड में हमने जो पहली काबिल गौर बात होती है, क्वेश्चन में दिया गया होता है कि कितने शेयर जो है वो आप रिफंड कर रहे हैं, कितने शेयर आप क्या कर रहे हैं जी? रिफंड कर रहे हैं, उतने शेयर लिखें और जिस कीमत पर आपने वो वसूल किए हैं, जिस कीमत पर वसूल किए हैं उसी के साथ मल्टीप्लाई कर दें। बात को समझ गए? तीसरी एंट्री में यहाँ पर जो है वो आप एडजस्टमेंट करते हैं, जो शेयर की असल वैल्यू होती है, नंबर ऑफ शेयर जो सब्सक्राइब कैपिटल है, ठीक है जी, जितने आपने इशू किए थे, अगर अवर सब्सक्रिप्शन है, असल नंबर ऑफ शेयर लिखे और उसके साथ असल कीमत के साथ क्रेडिट कर दें। ठीक है, अगर डिस्काउंट है तो शेयर एप्लीकेशन में आपने कम अमाउंट वसूल की होगी, ठीक है, तो फिर उसका शेयर कैपिटल का और एप्लीकेशन का जो डिफरेंस है वो डिस्काउंट में लिख दें। और किस में लिख दें जी? डिस्काउंट में। और अगर प्रीमियम पर वैल्यू मालूम किया आपने, शेयर एप्लीकेशन में आपने एक्स्ट्रा अमाउंट वसूल किया, शेयर कैपिटल तो असल वैल्यू से क्रेडिट होता है, और शेयर प्रीमियम जो है वो क्रेडिट साइड पर यहाँ पर लिख दें। क्रेडिट साइड पर यहाँ पर क्या कर दें जी? लिख दें शेयर कैपिटल के नीचे। अब इसी तरह से बैलेंस शीट में क्या चेंजिंग होगी? बैलेंस शीट में जब प्रीमियम होगा बाकी सारी चीजें इसी तरह से लिखेंगे। शेयर कैपिटल जो यहाँ पर सब्सक्राइब कैपिटल है इसकी भी असल अमाउंट लिखेंगे और प्रीमियम के अमाउंट इसके साथ लिखेंगे, प्रीमियम के अमाउंट इसके साथ लिखेंगे, क्योंकि बैंक में आपके पास प्रीमियम की सूरत में एक्स्ट्रा अमाउंट आई होगी, एक्स्ट्रा पैसे आपके पास आए। क्लियर जी? अच्छा, डिस्काउंट की सूरत में क्योंकि आपके पास बैंक में कम पैसे आए होते हैं,
कितने पैसे आए होते हैं, कम पैसे आए होते हैं। जितने पैसे आए होते हैं लिखने तो आपने उतने ही है, बाकी जो डिफरेंस होता है वो आपने बाय डिस्काउंट की सूरत में यहाँ पर लिखना है। तो जैसे मैंने पहले आपको बताया कि ये फिक्टोशियस एसेट होता है, इसे डिस्काउंट में लिखते हैं। ठीक है जी, थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़। ठीक।